हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं निशा कुमावत फिर से आ गई हूँ एक अमेजिंग लेक्चर के साथ में विच इज लिक्विड सोल्यूशन लेक्चर नंबर 8। जैसा कि आप सभी को पता है, लिक्विड सोल्यूशन के अंदर हम ऑलरेडी 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर नंबर 7 में मैंने डिस्कस किया था आप ही लोगों के साथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर हाईएस्ट लेवल तक लेकर गए थे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन हमने देखा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने वहां पर डिस्कस किए जो पिछले कुछ सालों में जेई और नीट के अंदर पूछे जा चुके हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से वरी करता है विद द एडिंग ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इनटू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। सेम उसी तरीके से आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, किस तरीके से हम कर्व बनाएंगे। कर्व बनाने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे बेटा कि अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तो डिफरेंट टाइप के किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर, और क्या पॉसिबिलिटी है आने वाले सालों में क्वेश्चंस पूछे जाने की। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट की तो दोनों से इंटर रिलेट कर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी जेई के अंदर। जेई में ऑलरेडी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों टॉपिक्स को कोरिलेट कर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो उसी क्वेश्चन को आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेकर आएंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, वो डीपीपी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। एंड तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को विद द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग लिख लीजिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। आइए अब मैंने कहा सबसे पहले जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मुझे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता थी, अब मुझे फ्रीजिंग पॉइंट देखना है। व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट? सबसे पहले मुझे देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन इट्स सॉलिड स्टेट। मतलब लेट सपोज मुझे निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट किसी एक सोल्यूशन का जिसके अंदर वाटर है, और लेट सपोज उसके अंदर मैंने अल्कोहल मिक्स कर दिया है, या फिर लेट सपोज मैंने उसके अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया है। जब मैंने उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मैंने एग्जांपल ले लिया, लेट सपोज मैंने वाटर लिया, उसके अंदर मैंने सॉल्ट को कर दिया है मिक्स, ये सोल्यूशन बन गया। मुझे इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो इस सोल्यूशन के अंदर आपके पास सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो वाटर का सॉलिड फेज के अंदर क्या वेपर प्रेशर होगा, उस वेपर प्रेशर से अगर ये वाला वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है तो उसे आप कहोगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहोगे उसे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैंने कहा व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन इट्स सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो मैंने कह दिया व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of solution become equal to the vapor pressure of the solvent in its solid state.
क्लियर है? जिस टेम्परेचर पर ये इक्वल होगा उसे आप क्या कहोगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहोगे। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा कि लेट सपोज अगर मैं बात करूं यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर मुझे यहां पर देखना है कि लेट सपोज मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कर दिया है बेटा मिक्स। तो मैंने कहा लेट सपोज ये मेरे पास में प्रेजेंट है कोई सॉल्वेंट, ठीक है, ये क्या है मेरे पास? सॉल्वेंट है जो कि कैसा है? वॉलेटाइल नेचर का है, ठीक है। मैंने कहा इसको मैंने मिक्स कर दिया है बेटा सॉल्यूट के साथ। किसके साथ मिक्स कर दिया है? सॉल्यूट के साथ। और ये सॉल्यूट कैसा है हमारे पास? नॉन वॉलेटाइल नेचर का है, जिसकी वेपर्स कभी भी फॉर्म नहीं होती। मैंने कहा ये है मेरे पास में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। क्लियर है? मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया है बेटा और एक सोल्यूशन मैंने यहां पर प्रिपेयर कर दिया, और इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। ये मेरा सोल्यूशन है। तो मुझे पता है वेपर प्रेशर क्या होगा? इसका डिक्रीज होगा। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ा हुआ रहेगा। इसका ज्यादा होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो मैंने सिंपली इतनी सी तो बात कह दी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? कम एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर इतनी सी बात? आइए अब जरा कर्व को समझते हैं। तो कर्व की अगर मैं बात करूं तो कर्व के अंदर हमने क्या पढ़ा था? फेज डायग्राम ऑफ वाटर पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? मैंने फेज डायग्राम ऑफ वाटर पढ़ा था। फेज डायग्राम ऑफ वाटर के अंदर हमने देखा था कि तो किस तरीके से पढ़ा था हमने? ये था हमारे पास में वाई एक्सिस पर प्रेशर, यहां था मेरे पास टेम्परेचर। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो वाटर का जो फेज डायग्राम था कुछ इस तरीके से था। यस और नो? कुछ इस तरीके से वाटर का फेज डायग्राम आपको मिला था, ठीक है। मुझे पता है ये क्या है? मेरे पास सॉलिड है, ये क्या है बेटा? लिक्विड है, और ये क्या है? मेरे पास गैस है। क्लियर है? तो ये ऑलमोस्ट एक वर्टिकल लाइन होती है। क्या होती है? ये ऑलमोस्ट एक वर्टिकल लाइन होती है। सॉलिड लाइन यही है, यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। तो मैंने कहा ये वाली लाइन के इक्वल अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट की सॉलिडिफिकेशन की लाइन ये है, इसके वेपर प्रेशर के इक्वल अगर किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाता है तो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आपका क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की, तो ये हमारे पास में सॉलिडिफिकेशन की लाइन, ये किसकी लाइन है बेटा? मेरे पास सॉलिडिफिकेशन की लाइन है, ठीक है। मैंने कहा ये है सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है? मैंने कहा यहां पर ये हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट किस स्टेट में है? ये लिक्विड स्टेट में है। मैंने कहा ये वाला वेपर प्रेशर किसका है? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है। मुझे पता है कि ये मैंने प्रेशर लिया, ये टेम्परेचर लिया, तो मुझे पता है वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है? प्योर सॉल्वेंट का। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। आपको इसको फ्रीज करना है, बर्फ बनाना है इसका। क्या करना है आपको? इसको सॉलिडिफाई करना है, फ्रीज करना है। सॉलिडिफाई करने के लिए आप इसको क्या करोगे? कूल करोगे। कूल करने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो मैंने कहा टेम्परेचर डिक्रीज किया, वेपर प्रेशर क्या हो गया आपका? डिक्रीज। मैंने कहा इसका भी टेम्परेचर डिक्रीज किया, वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज। यस और नो? करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्वेंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये है और सोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये है। तो मैंने कहा ये वाला जो टेम्परेचर है ये क्या हो गया आपका? फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। लेकिन किसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ ये? तो मैंने कहा ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो मैंने कहा टी नॉट एफ है ये मेरा। क्लियर है? मैंने कहा ये क्या आ गया फिर आपका? टी एफ। तो ये क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यही मेरा क्या है? डेल्टा टी एफ। और वो किसके इक्वल हो जाएगा? टी एफ नॉट माइनस टी एफ के। किसके इक्वल होगा? टी एफ नॉट माइनस टी एफ के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? मैंने कहा लेट सपोज एक से ज्यादा आपको सोल्यूशन दे दिया जाए या एक या दो से ज्यादा आपको सोल्यूशन दे दिए जाए तो आपको कैसे ऑब्जर्व करना है? तो लेट सपोज मेरे पास में ये है सॉलिडिफिकेशन की लाइन, ये है सॉलिड लाइन, ठीक है। मैंने कहा ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है बेटा। मैंने कहा ये है मेरे पास प्योर सॉल्वेंट, ये मेरे पास सोल्यूशन ए,
और ये मेरे पास में सोल्यूशन बी है। क्लियर है? मैंने कहा कि टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। आपने इनका वेपर प्रेशर कर दिया है डिक्रीज। ये रहा एक टेम्परेचर कट, एक कट ये है और एक कट आपका ये है। करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स देख ले, तो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स मैंने देखे तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये आया, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये और इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये। तो मैंने कह दिया कि ये तो हो गया मेरे पास में क्या, ये हो गया हमारे पास TF0, ये हो गया TFA का, ठीक है, और ये हो गया आपका TFB का। क्लियर है? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर्स की, तो करस्पॉन्डिंग प्रेशर्स क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर ये, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर ये, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर यस और नो। तो मैंने कह दिया यहां पर कि अगर मैं बात करूं ये क्या हो गया P0 और ये हो गया आपका PA, ये प्रेशर हो गया आपके पास में PB। यस और नो? तो मैंने कहा यहां से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, P0 माइनस PA क्या है, कम है। तो मैंने कहा P0 माइनस PA क्या है, कम एज कंपेयर टू P0 माइनस PB। पहली चीज तो मुझे यहाँ से पता लग गई है। अब दूसरी चीज मैंने यहाँ से ऑब्जर्व कर ली, P0 और PB क्या डिफरेंस क्या है, ज्यादा। टेम्परेचर में भी यही आपको ऑब्जर्व करना है, TA और TF0 कम है, TB और TF0 क्या है आपका ज्यादा। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं TF0 माइनस TA इज लेस एज कंपेयर टू दी TF0 माइनस TB। यस और नो? तो मैंने कह दिया TFB लिख लो और ये हो गया TFA। क्लियर है? मैंने कहा यहां पर तो क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो क्या है मेरा लोवरिंग इन, ये डेल्टा P क्या है, लोवरिंग इन प्रेशर है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। यस और नो? मैंने कहा यहां पर जो डिफरेंस है वो TF0 के कंपैरिजन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या है, लोवरिंग है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो मैंने कहा डेल्टा TFB क्या हो गया हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो क्या यहां से दोनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा TF। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? अब मैंने कहा कि अगर हम बात करें फ्रॉम RLVP, तो मैंने कहा फ्रॉम RLVP रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, मेरे को पता है कि हमारे पास फॉर्मूला आया था P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला आया था मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन 1000, यही आया था। मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो मैंने कहा यहां से मैं लिख सकती हूँ डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू M इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन 1000। क्लियर है? मैंने कहा P0 इधर ट्रांसफर कर दो, तो डेल्टा P कितना आ गया, तो डेल्टा P आ गया आपके पास M इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू P0। क्लियर है? मैंने कहा ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं तो ये भी डेल्टा P, ये भी डेल्टा P, यहां से मैं लिख सकती हूं कि डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने कह दिया कि यहाँ पर 1 और 2 को कंपेयर करें, ये डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा TF के, ये डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M के है, तो क्या डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी की हो गया, बिल्कुल हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। क्लियर है? KF क्या है, KF है हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है? मैंने कहा अगर मैं बात करूं KF की तो इसी को आप क्या कहते हो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी, इसकी का दूसरा नाम क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर इतनी सी बात। आइए अब मैंने कहा ये हमारी आ गई फाइनल इक्वेशन ऑफ डेल्टा TF।
ठीक है। मोलालिटी क्या होता है तो मुझे पता है, इस इक्वेशन को मैंने नंबर दे दिया 3। मोलालिटी होता है मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम्स में है तो केजी में करोगे, इसको मैंने कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो, ये आ गया हमारे पास मोलालिटी का फॉर्मूला। इसको मैंने पुट कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन में। तो मैंने कहा बाय पुटिंग दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, तो मैंने कहा डेल्टा टीएफ किसके इक्वल आ गया, के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहीं पर मैंने कहा व्हाट इज केएफ। केएफ की अगर बात करें तो केएफ किस पे डिपेंड करेगा, ओनली डिपेंड्स ऑन केबी की तरह ही ओनली डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। फ्रॉम द इक्वेशन केएफ इज इक्वल्स टू आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ। ठीक है, यहां पर आर क्या है, आर है आपका गैस कांस्टेंट, एल एफ है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यही किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच एफ नॉट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट के। ठीक है, यहां पर ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, ये इसकी यूनिट क्या होगी, या तो होगी जूल पर ग्राम या फिर होगी आपके पास में कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, आइए टी नॉट क्या है, टी नॉट है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है? आइए, तो ये हो गई हमारे पास में एक दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम बात करें यहाँ पर आरएलवीपी और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूला को डेराइव कर लेकर आते हैं, और किस तरीके से केएफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट किस तरीके से डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर, ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब मैंने कहा अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपैरिजन की बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में कंपैरिजन की, तो मैंने कहा यहां पर आ गया हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये आ गया हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मैंने कहा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास में फॉर्मूला आया था डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, और यहीं पर मोलालिटी की अगर मैंने वैल्यू पुट कर दी तो मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी। यस और नो, मैंने कहा जैसे जैसे आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे जैसे जैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता जाएगा। ये पूरा फ्रैक्शन अगर आपका डिक्रीज होगा तो डेल्टा टीबी क्या होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो मैंने कह दिया जैसे जैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट आप बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपके पास में ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज होगा। तो मैंने कहा वेट ऑफ सॉल्वेंट को इंक्रीज करते हुए आपका जो डेल्टा टीबी है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे डेल्टा टीबी डिक्रीज होगा तो एलिवेशन जो हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट में वो भी क्या होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो मैंने कह दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता हुआ चला जाए। ठीक है, अगर मैं यहीं पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर मैंने कहा फॉर्मूला आया डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, एम की वैल्यू पुट कर दी के एफ इंटू
मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। जैसे जैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट आप बढ़ाओगे वैसे वैसे ये वाला फ्रैक्शन डिक्रीज होगा, जैसे जैसे ये फ्रैक्शन डिक्रीज होगा डेल्टा टीएफ का फ्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहां पर अगर हम बात करें वेट ऑफ सॉल्वेंट की, तो जैसे जैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा टीएफ क्या होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा ये तो था हमारे पास में कंपैरिजन। अगर मैंने कहा कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, जैसे जैसे बॉइलिंग हम करते जाएंगे तो वेपराइजेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे वेपराइजेशन बढ़ेगा सॉल्वेंट क्या होता जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट। जैसे जैसे सॉल्वेंट वेपर्स में कन्वर्ट होगा वैसे वैसे उसका कुछ ना कुछ मास किसमें चला जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में जाएगा। तो बीकर के अंदर जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता हुआ जाएगा। तो मैंने कहा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे बॉइलिंग इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे बॉइलिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा, और इवेपोरेशन के बढ़ने से जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है इन बीकर वो क्या होता जाएगा, आपके पास डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे वेट सॉल्वेंट का डिक्रीज होगा वैसे वैसे ये फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज। तो मैंने कहा वैसे वैसे डेल्टा टीबी क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डेल्टा टीबी बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जेई के अंदर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, डिस्कस करें इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास में, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्या है, 1 मोल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिक्विड इज हीटेड अप टू 1110 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपराइज्ड, कितना वाटर वेपराइज हुआ है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने उसको हीट कहां तक किया है, यहां तक किया है। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं वाटर का, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री होता है। तो मैंने कह दिया, तो डेल्टा टीबी की अगर बात करें तो डेल्टा टीबी क्या है, केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। एम क्या है, तो मैंने कहा एम क्या होता है, मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये ग्राम्स में ले लेंगे। तो मैंने कहा टीबी कितना दे रखा है आपको, 1110 माइनस बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री इज इक्वल्स टू केबी कितना दे रखा है 2, मोल्स कितने दे रखे हैं आपको सॉल्यूट के 1 इंटू 1000 अपॉन आपको बताना है डब्ल्यू सॉल्वेंट कितना बचेगा। तो उसी से हम निकाल लेंगे कि जितना बीकर के अंदर डब्ल्यू सॉल्यूट बचा इस टेम्परेचर के ऊपर 110 डिग्री के ऊपर, बाकी बचा हुआ क्या हो चुका होगा, इवेपोरेट हो चुका होगा। तो मैंने कहा डब्ल्यू सॉल्वेंट निकाल लेंगे तो कितना आ गया यहां से 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, डब्ल्यू सॉल्वेंट कितना आ गया बेटा, डब्ल्यू सॉल्वेंट आ गया आपका 200 ग्राम। तो बीकर में कितना बचा, 200 ग्राम बचा, और पहले इनिशियली कितना था बीकर के अंदर, 1000 ग्राम था। तो मैंने कहा इवेपोरेट कितना हुआ है, तो मैंने कहा डब्ल्यू इवेपोरेशन कितना आ गया, कितना हुआ 1000 माइनस 200, 800 ग्राम क्या हो गया आपका, इवेपोरेट हो गया। क्लियर है? तो कितना वेपराइज हुआ है, 800 ग्राम वेपराइज हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 मोल non-volatile solute in 1000 gram of water is cooled to this degree Celsius at 1 atm, then find the amount of ice formed। मान लो बीकर के अंदर पहले इनिशियली मैंने 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिया, जब हमने इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया तो अब बीकर के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर जो सॉल्यूट बचा है, लेट सपोज वो 100 ग्राम बचा है, तो 900 ग्राम क्या हो गया मेरा, बर्फ में कन्वर्ट हो गया, क्या बन गई उसकी, आइस बन गई। तो वही मुझे निकालना है कि कितना आपका सॉलिडिफाई हो चुका है सॉल्वेंट, ये आपको बताना है। तो मैंने कहा डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है, केएफ इंटू एम के। मैंने कहा डेल्टा टीएफ क्या होगा, तो मैंने कहा टीएफ नॉट माइनस टीएफ होता है, इज इक्वल्स टू केएफ कितना है आपके पास 2 इंटू मोलैलिटी कितनी हो गई, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000।
ठीक है, तो मैंने कहा TF नॉट, आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 0 डिग्री, माइनस TF कितना है आपके पास में, कहां तक इसको इसने किया है कूल 20 डिग्री तक, इज इक्वल्स टू 2 इंटू मोल्स कितना है 1 मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, हम निकाल लेते हैं कितना बचा आपके पास बीकर में इंटू 1000, ठीक है, कितना आ गया यहां से 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1000 अपॉन W सॉल्वेंट। तो W सॉल्वेंट कितना आया, W सॉल्वेंट आ गया आपके पास 2 से ये 2 कट और आपके पास में ये हो गया 10, 0 से 0 कट कितना आ गया आपके पास 100 ग्राम। तो कितना आपके पास में आइस में कन्वर्ट हो चुका है, तो W आइस कितना हो चुका है आपके पास, इनिशियली लिया था आपने 1000, बचा कितना बीकर में 100, तो 900 ग्राम आपका क्या हो चुका है आइस में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन जेई में बहुत फ्रीक्वेंट है, आगे देखिएगा कि किस तरीके से जेई ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, कितना ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व किया 18 ग्राम, कितने में 100 ग्राम वाटर के अंदर, Kb गिवन है, Kf गिवन है आपको, देन कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मोलालिटी निकाल लू, तो मोलालिटी कितनी मोल्स अपॉन W सॉल्वेंट इनटू 1000, तो मैंने कहा मोलालिटी आ गई, सॉल्यूट के मोल्स 18 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 इनटू 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 से 18 चला गया, कितना आ गया आपका 1 मोलर, ये आ गई आपकी कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपके पास में डेल्टा TB होता है KB इंटू M और डेल्टा TF होता है आपके पास KF इंटू M, यस और नो, मोलालिटी तो 1 है, तो डेल्टा TF किसके, डेल्टा TB किसके इक्वल आ गया आपका KB के, और डेल्टा TF किसके इक्वल आ गया आपका KF के, यस और नो। KB कितना दे रखा है आपको, KB दे रखा है 0.52, तो डेल्टा TB की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा TB होता है आपके पास TB माइनस TB नॉट इज इक्वल्स टू 0.52 और KF आपको दे रखा है कितना 1.86, तो ये हो गया आपके पास TF नॉट माइनस TF इज इक्वल्स टू 1.86, यस और नो। मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले मुझे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री, तो TB कितना आ गया, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.52 प्लस 100, तो ये आ गया 100.52, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा यहाँ पर TF नॉट कितना होता है 0 डिग्री, तो मैंने कहा 0 माइनस TF इज इक्वल्स टू 1.86, TF इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो TF कितना आ गया आपके पास माइनस 1.86, यस और नो। मैंने कहा कि आपको क्या निकालना है TB माइनस TF निकालना है, तो आपने कर दिया 100.52 माइनस 1.86, कितना आ गया आपके पास में, तो ये आ गया 100.52 प्लस 1.86, कितना आया 8 6 और 2 8, 8 5 13, 1 2, ये आ गया आपके पास 102.38, ऑप्शंस है शायद आपके पास, ये रहा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2012 में आ चुका है जेई के, क्वेश्चन कह रहा है KF आपको गिवन है वाटर का, इफ योर ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड 1 kg ऑफ वाटर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल must be added to get the freezing point lower to the minus 2.8 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कहा डेल्टा TF किसके इक्वल होता है KF इंटू M के, डेल्टा डेल्टा TF किसके इक्वल होता है TF नॉट माइनस TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। M कितना हो गया आपके पास W सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू W सॉल्वेंट, अगर ग्राम्स में है तो ऊपर 1000, ठीक है। मैंने कहा TF नॉट मुझे पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0, माइनस कहां तक लेके गए माइनस 2.8 तक, इज इक्वल्स टू KF है 1.86, W सॉल्यूट तो आपको निकालना है इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका मोलर मास निकालेंगे कितना 24 प्लस 6 प्लस 32, कितना आ गया ये 62 आ गया, ठीक है। तो 62 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg में डिसॉल्व किया मतलब 1000 ग्राम्स में, 1000 से 1000 कट गया, W कितना आ गया आपके पास
2.8 इंटू 62 अपॉन 1.86, यही कितना आता है, अप्रोक्स 93.333 चलता रहता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 93 ग्राम। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर is cooled to -10 degree. If kf of the water is this, the amount of water separated as ice. आपको बताना कितना पानी आइस में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैंने कहा 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, 250 ग्राम वाटर के अंदर कूल किया है इसको, तो डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है, तो मैंने कहा टीएफ नॉट कितना, 0 माइनस टीएफ कितना, कहां तक आपने इसको वो किया है कूल, -10 डिग्री तक, इज इक्वल्स टू केएफ है 1.86 इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट कितना है 62 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला है कितना, 62 ही आया था, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है, तभी तो डिफरेंस निकाल पाएंगे कितना आपका उसमें हुआ है, आइस में कन्वर्ट हुआ है। तो मैंने कहा डब्ल्यू सॉल्वेंट कितना आ गया आपके पास, 62 से 62 कैंसिल, ये आ गया 186 और ये हो गया आपके पास डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 186 ग्राम। क्लियर है? इनिशियली कितना लिया था आपने, 250 ग्राम लिया था वाटर, बचा कितना बीकर में 186, बाकी इसका डिफरेंस जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, आइस में। तो डब्ल्यू आइस कितना हो चुका है, 250 माइनस 186। क्लियर है? यहां से 4 14 प्लस 50 कितने हो गए, 64 ग्राम। ठीक है, तो ये रहा आंसर। क्लियर है? तो ये कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी जेई के अंदर पूछे जा चुके हैं और नीट में भी पूछे जा चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के और इसी से कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीपी में आपको इंक्लूड कर दिया है, उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप अटकते हैं तो उस क्वेश्चन नंबर को आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं ताकि मैं उसी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर सकूं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज हिट अ लाइक बटन, शेयर, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Okay, thank you for watching.